हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है वास्तविक संख्या, इसका हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का मतलब 95% चांस है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, सभी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी आज के इस वीडियो में सवाल सॉल्व कराऊंगा, यदि आप उस सभी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी के सभी आपके पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहला नंबर प्रश्न हमारा लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 156 दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा गया है। तो देख लीजिए, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या मतलब जो केवल अपने आप से कटे, कि जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, और ऐसे ही आगे अनंत तक जाती रहती है। तो ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसी से मतलब ये जो संख्या है इसी से हमें इसको कटाना है। तो कैसे कटाना है, तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, उसी से आपको मैं सिखा दूंगा। तो देख लीजिए, इसको तो पहले मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से एक लाइन खींच लीजिएगा। इस प्रकार से आप एक लाइन खींच लीजिएगा। इस प्रकार से एक और ऐसे खींच लीजिएगा। इस प्रकार से आप पहले लाइन खींच लीजिएगा और इसके बीच में आप लिख दीजिएगा 156। 100 यहाँ पर हमारे पास 56 हो गया। अब इसे हमें अभाज्य संख्या से इसको हमें कटाना है। तो अभाज्य सबसे पहली संख्या कौन सी आती है, 2 आती है। तो 2 से ये कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तभी कटाएंगे, या उसके आगे वाले संख्या से देखेंगे। तो ये 2 से कट रहा है, तो पहले हम इसे 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास 78 बार में ये हमारे पास 156 कट जाएगा। उसके बाद फिर से हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर से ये हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 2 से कटेगा, तो फिर से इसे हम 2 से कटाएंगे। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक इसमें चला गया तो 18 हो गया। तो 2 नवा 18 हो गया। अब हमारे पास 39 आ गया। फिर से ये देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये हमारे पास जो संख्या 39 है ये हमें 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम किससे कटाएंगे, अब हम 3 से कटाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 से लिख दे रहे हैं। 3 से कटाएंगे तो 3 एकने 3, और ये हमारे पास 3 त्रिका 9, 3 तरीका 9 हो गया। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास 13 है, 13 यह केवल अभाज्य संख्या है। 13 जो है अपने आप से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 से कटा देंगे। तो 13 का ने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, तो हमारे पास 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड आया है। 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 का पावर 2 लिख देंगे और गुणे। फिर से हमारे पास 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो हम यहाँ पर 3 1 बार लिख देंगे गुणे। हमारे पास 13 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर कितनी आसान से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछेगा। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि 2 नंबर में पूछे। तो देख लीजिए, बस केवल ऐसे ही करना है और आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के HCF
और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे पास जो दिए गए हैं इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमें तो यहाँ तक पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्न पढ़कर देखेंगे क्या आपसे आगे हमसे क्या कह रहा है। तो पहले तो हम इस पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहला होगा, यह हमारे पास पहला है। तो पहले वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए ये हमारे पास पहला है, हमें क्या कर रहा है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, 26 और जो हमारे पास 91 है इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे खींच ले रहे हैं, ऐसे खींच लिए। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 26 हमने लिख दिया। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 से कटाएंगे। तो 2 एक 2 और 2 तिया 6 हो गया। अब ये पे हम फिर से 13 से कटेगा तो 13 एक 13 हो गया। तो इसका हमारे पास 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या गए, 2 गुणे 13 आ गए हैं। 2 गुणे हमारे पास 13 आ गए हैं। तब हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि 26 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 आए हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 91 हो जाएगा। इसका हम करेंगे तो ये हमारे पास किससे कटेगा, ये हमारे पास केवल 7 से कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, सीधे 7 से कटेगा। तो हम इसे 7 से कटाएंगे। तो हमारे पास 7 एकने 7। अब देखिए 7 एकने 7, 9 में से 7 चला गया, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 जब इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा तो हमारे पास 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 13। अब ये हमारे पास 13 जो है ये 13 से कटेगा, तो 13 एकने 13 हो गया। तब हमारे पास देखिए हमारे पास 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुणे 13 आए हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमें क्या कहा था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा था। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं HCF। एचसीएफ हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करिएगा आप, ये हमारे पास 26 और 91 मतलब 26 और 91 में हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी इसके गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, 13 दोनों में है। तो सीधी सी बात आप क्या करिएगा, यहाँ पर 13 लिख दीजिएगा, 13 लिख दीजिएगा, क्लियर है। अब उसके बाद देख लीजिएगा कि 13 में हमारे पास जो 13 है दोनों में है, इसमें सबसे कम घात किसका है, क्या करिएगा देखिएगा कि सबसे कम घात किसका है। तो दोनों का घात बराबर है, तो इसीलिए हम मतलब वही लिख देंगे। तो हमारे पास 13 हो गया। तो इसका एचसीएफ अभी 13 हो गया। अभी मैं आपको एक और सवाल सॉल्व करूंगा तो मैं घात वाला आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों में आ रहे थे तो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। अब हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो हम पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास इस दोनों में रहता है, दोनों सबसे पहले तो आप क्या करिए, वैसे संख्या को लिख लीजिए यहाँ पर जो इस दोनों में नहीं है। क्या है मतलब, हमारे कहने का मतलब क्या है, मतलब इस जो हमारे पास 26 और 91 हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उसमें ऐसे जो संख्या है जो इसमें 2 है तो लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो उसको पहले आप लिख लीजिए। इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो पहले तो आप 2 को लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं है, तो पहले आप यहाँ पर 7 को लिख लीजिए, 7 को लिख लिए। अब ये जो हमारे पास 13 जो है ये दोनों में है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर 13 लिख लीजिए। अब उसके बाद 13 लिख लीजिएगा तो उसके बाद सबसे इसमें देखिए कि सबसे अधिक घात किसका है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे दिया होता, मतलब हमारे पास यहाँ पर हमको ऐसे दे दिया होता 2 गुणे 13 और यहाँ पर दे दिया होता 7 गुणे
13 का पावर 2। तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसका HCF निकालते तो 13 दोनों में है, तो सबसे पहले 13 लिख लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे कम घात किसका है, तो इस पर 13 का घात 2 है, इस पर 13 का घात 1 है, तो 13 का घात 1 वाला हमारा HCF हो जाता है। और LCM में हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास 13 लिखा गया जो दोनों में था। उसके बाद देखते हैं हमारा सबसे अधिक घात किसका है, क्या देखेंगे सबसे अधिक घात किसका है, तो अधिक घात 13 का पावर 2 है, तो यहाँ पर 13 का पावर 2 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन हमारे पास दोनों का घात सेम दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर एक ही लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा मतलब मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 13 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर 14 और गुणे 13 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 एकने 3 प्लस 4 एकने 4 और 1 हासिल था 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो 7 1 8 आ गया, तो हमारे पास 8 हो जाएगा। और यहाँ पर A1 हो जाए, 1 का गुणा 1, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 182 आ गया, 182 आ गया। तो हमारे पास इसका LCM हमारे पास कितना आ गया, LCM हमारे पास 182 और HCF हमारे पास 13 आ गया। क्लियर हो गया है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने तो इसका HCF और LCM हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इसका आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है। मतलब हमें क्या कहना है, मतलब ये जो हमने दो संख्या, मतलब इन दोनों का जो हमने HCF निकाला है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। मतलब हमारे पास 26 और 91 का इन दोनों का गुणनफल बराबर, मतलब और HCF गुणे LCM का मतलब गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन खींच लिए। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जांच करने पर जांच हमें क्योंकि हमें इसमें कहा है कि जांच कीजिए, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं, LCM। तो हमें यही देखना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91, तो इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 26 गुणे 91 बराबर हमारे पास क्या है, HCF गुणे LCM। HCF हमारे पास कितना है, 13 है, 13 हो जाएगा गुणे, और हमारे पास LCM कितना है 182, तो 182 हो जाएगा। तब हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हम यहाँ पर गुणा कर ले रहे हैं, या हमने वहाँ पर गुणा किया था, हमारे पास आया था 2366, हमको इतना याद है, लेकिन मैं एक बार कंफर्म, कितना आएगा 2366, और बराबर में इन दोनों का भी जब गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास 2366 आएगा, इतना हमारे पास आएगा। तो इन दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो यह क्या है, यह सत्य है, और ये हमारे पास आंसर हो गया। तो देखिए मैंने पहला नंबर सवाल बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया, और ये जो दूसरा नंबर सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा है, और ये वाला 2022 में पूछा है। तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप इसे घर पर आप करिएगा। यदि हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं इसका PDF आप मतलब कमेंट करिएगा कि इस सवाल में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर का PDF दे दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10, 53 जीरो का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 पे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है कि इसका गुणनखंड कर दीजिए आप इन दोनों का, उसके बाद आप HCF और LCM निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो आप क्या करें, इस सबसे पहले तो आप क्या है 2520 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2520 हो जाएगा। इसका आप क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आप ये इससे किस चीज़ से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो पहले तो आप 2 से कटा लीजिए। तो 2 से कटाएंगे तो हमारे पास कितना बार में कटेगा, 2 एकने 2 और 2 दूना 4 और 2 छक्के 12 और 0 है तो 0 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये फिर से 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 0 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर से अब हम इसे 2 से कटाएंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो हमारे पास 2 से कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 एकने 2 और 2 पच्चे 10, ये हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 से नहीं कटेगा, ये सीधे 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे तो 3 एकने 3 और 3 पच्चे 15। अब ये हमारे पास फिर से किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और ये हमारे पास 5 एकने 5 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका गुणनखंड क्या आ गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइड भी कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास इसका गुणनखंड हो कर ले, हमने कर लिया। अब हम इसका भी कर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास इससे यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर 10530। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी हम कटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 2 से कटाएंगे। तो 2 से हम कटाएंगे तो कट जाएगा, तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से इसे 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा तो 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 1 बचेगा तो 1 इसमें जाएगा तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये 2 से कटेगा तो देख लीजिए, यहाँ पर 2 से कटेगा तो 5 है, 2 दूना 4, 1 2 छक्के, मतलब हमें 2 से ये नहीं कटेगा। ये हमारे पास 3 से भी नहीं कटेगा, देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 एकने 3 और 3 सत्ते 21 और इसमें जाएगा 3 पच्चे 15। हाँ, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो इसे हम 3 से कटा लेते हैं। तो हम 3 से कटेगा तो 3 एकने 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 इसमें जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पर 22 में से 21 चला गया तो 1 बचा, 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, 16 में से 15 चला गया, 1 बचा, 1 इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 पच्चे 15 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए, अब ये किस चीज़ से कटेगा, तो अब ये हमारे पास लगता है 24, ये भी 15 से 3 से कट जाएगा। 3 से कैसे है, 5 5 10, 10 7 17 1 18, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 3 से कटाएंगे तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 2 बचा तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो 3 वाड़े 24, तो 3 8 24 हो जाएगा। 25 में से 24 चला गया, 1 बचा, 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, फिर से अब हमारे पास है 585 है। तो अब 585 ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 5 5 10 10 और 8 18 है। तो ये 18 जो है, ये मतलब ये जो संख्या है 585, ये हमारे पास 3 से कटेगा। 3 से भी कटा लेते हैं। तो 3 एकने 3, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 3 अड़े 24, 3 9 27, 1 बचा, 1 इसमें जाएगा तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 5 1 10, 5 15, ये भी फिर से 3 से कटेगा। तो 3 से कटा लेते हैं। तो 3 से कटाएंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 1 बचा तो 3 पच्चे 15,
ये हमारे पास अब किससे कटेगा, 5 5 10 11, ये हमारे पास अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 1 का 4 और 2 बचा, इसमें जाएगा मतलब 4 से ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटा लेते हैं, तो 5 1 का 5, अब 5 3 15, 5 3 15, 13 है तो 13, ये हो गया 13 1 का 13। तो हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। इसको भी थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर हमने साइड में कर लिया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2520 है। इसका हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का पावर कितनी बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 2 मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 3 हमारे पास कितना है, 2 बार है, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 हमारे पास कितना है, 1 बार है, तो 1 हो गया। फिर से अब हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 10530। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 हो गया, गुणे हमारे पास 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 3 हमारे पास 4 बार है, तो 3 का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुणे 5 हमारे पास कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार हो गया, गुणे 13 हमारे पास कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर 13 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर HCF लिखेंगे, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इन दोनों में जो संख्या जो गुणनखंड हुए, इसमें हमारे पास कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो एक तो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, गुणे एक हमारे पास 3 है, 3 दोनों में है, तो 3 लिख लिया, गुणे हमारे पास 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। अब कोई भी संख्या जो है और नहीं मिल रही, 13 दोनों में नहीं, तो 13 को नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हमने जो लिया था उसमें सबसे कम घात किसका है, तो यहाँ पर 2 का घात 3 है, 2 का घात 1 है, तो 2 का घात हमने 1 ले लिया। उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 में देखेंगे सबसे कम घात किसका है, तो कम घात 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, तो 2 हमने यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 5 हमारे पास क्या है, 1 1 का घात है, तो सेम वही रह जाएगा। तो हम इसका गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 3 का 9 और 9 दूना 18, 18 पच्चे 90 होता है, हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90। तो हमारे पास इसका HCF कितना आ गया, 90 आ गया। अब हम इसका LCM ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, LCM ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर जो गुणनखंड हमने लिया था, तो जो पहले कॉमन था, मतलब जो दोनों में था उसको पहले हमने लिखा था, तो पहले उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। या क्या करिए, जो इसमें नहीं है उसको पहले लिख लीजिए, मतलब दोनों में जो नहीं है वो लिख लीजिए। तो दोनों में केवल एक 13 नहीं है, तो यहाँ पर हम 13 1 लिख लेते हैं। फिर से गुणे, अब जो दोनों में है उसको लिख लीजिए। तो एक तो 2 हमारे पास है, तो 2 हमने लिख लिया, गुणे 3 हमारे पास है, तो 3 हमने लिख लिया, 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करें, 2 दोनों में था, तो 2 का सबसे अधिक घात देखिए किसका है, तो 2 का अधिक घात 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, तो 3 का सबसे अधिक घात देखिए, 3 का अधिक घात क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 5 का अधिक घात कितना है, 1 1 है, तो 1 एकदम रहेगा। अब हम इन सब का गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 29480। यह हमारे पास इसका मतलब इसका LCM हमारे पास आएगा इतना। जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका LCM इतना आ जाएगा। मैंने मतलब सॉल्व किया था, तो मैंने इसका LCM हमारे पास याद है कि इसका LCM इतना आ रहा था, तो ये हमारे पास इसका LCM हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो हमने तीसरा नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल दोनों जो है, चौथा नंबर सवाल यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये हमारे पास तीसरा नंबर डबल यहाँ पर हो गया है। तीसरा और चौथा दोनों एकदम सेम एक ही के जैसा है। देखिए चौथा नंबर में सवाल क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम एकदम तीसरे नंबर सवाल का जैसा
तीसरे नंबर सवाल के जैसा ये सवाल है, तो मैं चौथे को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में करिएगा, क्योंकि चौथा भी एकदम सेम टू सेम एकदम तीसरे नंबर सवाल के जैसा है, तो आप इसे होमवर्क में करिएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। देखिए 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है, 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है यदि 306 और 1314 का HCF 18 है तो उसका LCM ज्ञात करिए। मतलब हमें क्या कह रहा है, हमें इन दोनों का HCF हमें 18 दे दिया है और हमें इसका LCM पूछ रहा है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिए हैं, 306 और 1314, इन दोनों का हमारे पास HCF हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, इन दोनों का हमारे पास HCF 18 दिए है। मतलब यहाँ पे लिख दे रहे HCF या यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे HCF, क्या हमारे पास इसका HCF दिया है और हमें इसका LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, LCM। LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर LCM का क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास LCM ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे, LCM का एक सूत्र होता है, मतलब LCM ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब ये जो हमारे पास दिए गए इन दोनों का गुणनफल, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 306 गुणे 1314 बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, बटा में हमारे पास जो मतलब जो HCF दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो HCF हमारे पास क्या है, 18 है, तो 18 हमने लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले कटा लेते हैं, 2 9 18 और 15 दूना 30 और 3 हमारे पास 200, मतलब 153 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, ये हमारे पास 3 बचे, इसको 3 से भी कटा लेते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, 3 1 3 और ये हमारे पास 3 1 3 और ये हमारे पास 3 1 3 और 3 7 21। तो हमारे पास LCM कितना आ गया, ये हमारे पास LCM आ गया 17 गुणे 1314, ये हमारे पास आ गया। अब हम जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका गुणा कितना आ जाएगा, हम इन दोनों 2 2 3 3 8 आएगा। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा 22 33 8 आ जाएगा, यही हमारा LCM हो जाएगा। इन सवाल क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक। यह हमारा 5वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर, सॉरी 5वां के बाद 6वां नंबर सवाल। यहाँ पर देख लीजिए 6वां नंबर जो सवाल हमारे पास है, ये जो सवाल है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देख लीजिए ये जो सवाल है आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर अंडर रूट है, तो देख लीजिए ये जो सवाल है 6वां 7वां और 8वां तीनों सेम टू सेम का सवाल है। मैं एक सवाल सॉल्व करूँगा, आप ये 2 सवाल सॉल्व आसानी तरीके से कर लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ। और ये देखिए ये जो हमारे पास 6वां नंबर सवाल है 2022 में पूछा है, 7वां नंबर सवाल 2022 में पूछा है और ये जो 8वां नंबर सवाल है 2024 में पूछा है। तो हम इसको कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 - का 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर देंगे। तो हमें इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या मानेंगे, माना कि यह एक परिमेय संख्या है, हम पहले हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि माना, क्या हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं माना, पर लिखेंगे माना कि ये जो हमारे पास 2 - का √5 है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 - का √5
एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे, इसको पहले मान लेंगे, हमें क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसको मान लिया है कि यह परिमेय संख्या है, तो जब भी कोई परिमेय संख्या रहती है तो वो p बटा क्यू के रूप में होता है, तो ये भी तो p बटा क्यू के रूप का होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 माइनस का √5 p बाई क्यू के रूप का होगा, p बाई क्यू का रूप का होगा, p बाई क्यू का रूप का होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये माइनस का 5 है, इसको हम इक्वल टू के इधर भेज रहे हैं क्योंकि हमें इसको प्लस में लाना है, तो हम इस -5 को इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा इक्वल टू, ये हमारे पास p बाई क्यू है तो p बाई क्यू हो गया, और ये जो हमारे पास है माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5 है इधर आएगा इक्वल टू के, तो प्लस का √5 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास p बाई क्यू है ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस का p बाई क्यू हो जाएगा और इक्वल टू में √5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। क्लियर है तक। अब देखिए, अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू से इस 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास 2q हो जाएगा, 2q और माइनस है तो माइनस, क्यू से क्यू कटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, अंडर रूट के अंदर 5 है तो अंडर रूट के अंदर 5 हो जाएगा। वीडियो बंद। इतना हमारा हो गया। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको लिख दिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो है, ये जो हमारे पास 2q है, ये क्या है, 2q माइनस का p बटा में q है, यह क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q के रूप है तो यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो हमारे पास है क्या है, क्या है, ये जो हमारे पास है 2q माइनस का p और बटा में q जो है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह जब परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये भी है, तो ये भी √5 है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों परिमेय संख्या हो गया। फिर से यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः √5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 होता है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे √5 एक क्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमारे पास ये अपरिमेय संख्या है और ये भी तो अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके बराबर में है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास 2q माइनस का p
और बट्टा में क्या है, क्यू है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी अपर में संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो ये टू क्यू माइनस का पी बटा में क्यू है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर अभी सिद्ध हो रहा है कि ये अपरिमेय संख्या, ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। और यहाँ पर हो रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारे पास जो हमने यहाँ पर विरोधाभास मतलब जो हमने कल्पना किया था कि परमेय संख्या है, इसका मतलब ये मतलब कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है कि जो हमारे पास 2 माइनस का क्या है, 2 माइनस का √5 जो है, 2 माइनस का √5 क्या है, 2 माइनस का √5 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये जो हमने कल्पना किया था कि जो 2 माइनस का √5 एक परमेय संख्या है, तो हमारे पे कल्पना क्या है, असत्य है, मतलब ये गलत है। हमने जो कल्पना किया था वो गलत है। यह क्या है, √5 जो जो हमारे पास 2 माइनस का √5 है, या एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 2 माइनस का √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको मैं एक बार और बता दे रहा। जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हमें उसको क्या करना है, जो भी हमें कहेगा उसको मान लेना है कि यह परमेय संख्या है। और जो हमारे पास परमेय संख्या होगा तो वह p/q के रूप में होगा, तो उसको p/q के रूप में बराबर कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे q नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास √5 है इसको प्लस में केवल लाना होता है। तो हमने क्या कर दिया, ये माइनस में था, इक्वल टू को इधर भेज दिया तो प्लस में आ गया। और ये हमारे पास एच था तो एच सेम हमने रहने दिया। अब हमने क्या किया, इसको हमें अकेला रखना था तो इसको हमने इधर भेज दिया। तो ये हमारे पास प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जगह माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 माइनस का p/q हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते, एलसीएम हमारे पास q आ गया और हमने क्या तो ऐसे हो गया। और ये जो हमारे पास था, ये जो हमारे पास था ये p/q का रूप का है, तो p/q का रूप का है तो परमेय संख्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया परमेय संख्या। और जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये भी है, तो ये भी तो अपरमेय संख्या परमेय संख्या होगा, तो ये भी हमने लिख दिया परमेय संख्या। फिर से हमने क्या कर दिया, अतः हम जानते हैं कि √5 जो है यह क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो ये हमने लिख दिया कि अपरमेय संख्या है। तो जब ये अपरमेय संख्या है तो ये भी तो अपरमेय संख्या होगा, बराबर में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर परमेय संख्या, यहाँ पर अपरमेय संख्या, दोनों मतलब सिद्ध हो रहे थे। एक संख्या जो है वो परमेय संख्या अपरमेय संख्या, ये मतलब दोनों तो नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारी कल्पना असत्य है, मतलब जो हमने यहाँ पर माना था कि परमेय संख्या है, ये क्या है, असत्य है। 2/5 इतना परमेय संख्या, मतलब जो हमने ये कल्पना किया था कि 2 माइनस का √5 परमेय संख्या है, ये क्या है, असत्य है। और यहाँ पर लिख दिया अतः 2 माइनस का √5 एक अपरमेय संख्या, और हमारा सिद्ध हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक। और सेम टू सेम सवाल, ये 7वां नंबर भी सवाल एकदम वैसे ही है और 8वां नंबर भी सवाल ऐसे ही है। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये दोनों सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये जो हमारे पास 2 प्लस में था इक्वल टू को इधर ला देंगे, तो हमारे पास इक्वल टू को इधर ला के और सेम इसी प्रकार करेंगे। और ये जो हमारे पास 2 गुणा में
इधर ला देंगे तो भाग में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से कर देना है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। तो यहाँ आप देख लीजिए 9वां नंबर सवाल हमारे पास है। 9वां नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए ये क्वेश्चन 2019, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। और यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2019, 23 और 24 में पूछा गया है। तो इस साल भी आशा है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये भी कहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ये जो हमारे पास √3 है, क्या है, √3 है या क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगा p/q का रूप का होगा ही, तो हम इसको p/q के रूप में लिख दे रहे हैं। हमारे पास √3 जो है क्या हो जाएगा, p/q का रूप का होगा। और जहाँ p/q है यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ p तथा q है, ये क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पर q नॉट इजकल टू 0 है। हमने अब सहभाज्य का संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका भी HCF 1 आ जाए वह संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 13 है और 17 है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 13 और 17 ही आएगा। तो इन दोनों का यदि हम HCF निकालें, HCF हमारे पास 1 आएगा इन दोनों का। तो ये जो दोनों संख्या है क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो उसी को कहते हैं सहभाज्य संख्या जिसका HCF 1 आता है। तो HCF जिसका 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सहभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास √3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू, इसका हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p और q इस पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से √ कट जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 3 इजकल टू, यह हमारे पास p/q है तो ये हमारे पास p का स्क्वायर हो जाएगा और बटा q का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, p जो हमारे पास है इसका हम पहले मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास q जो है इजकल टू को इधर भेज देंगे, क्या भेजेंगे, इजकल टू को इधर भेज देंगे। तो भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास q स्क्वायर और गुणे में हमारे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इजकल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इजकल टू बराबर क्या है, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर भी लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास p स्क्वायर है इस 3 को इधर भेज लेते हैं, 3 जो है इसको इधर भेज लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को इजकल टू के इधर भेज देंगे। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, q स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर है तो ये p स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये 3 इधर आ जाएगा तो इधर भाग में हो जाएगा।
भाग में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास पी स्क्वायर है यह 3 से भाज्य है, मतलब भाज्य है मतलब 3 से, पी स्क्वायर में 3 से भाग चला जाएगा। तो जब हमारे पास ये जाएगा तो पी भी 3 से भाज्य होगा। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको हम यदि करें, इसको कटाएं तो हमारे पास कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, तो 45 बार में हमारे पास कट जा रहा है, 45 बार में कट जा रहा है तो हमारे पास पी स्क्वायर भी मतलब इससे भाग है। तो यदि हम इसको स्क्वायर को हटाकर, स्क्वायर को हम हटा दें, उसके बाद भी भाग दें, 3 करने 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तभी भी भाग चला जा रहा है, मतलब इसमें भाग पूरा चला जा रहा है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेम टू सेम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास पी स्क्वायर जो हमारे पास है, पी स्क्वायर जो हमारे पास है ये 3 से क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर 3 से, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। तो पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो पी भी 3 से भाज्य होगा। यहाँ पर लिख देंगे कि पी भी 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। तो मान लेते हैं कि जब पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, पी भी 3 से भाज्य है, तो पी मतलब पी इससे भाज्य है, तो ये हमारे पास मिला। तो पी भी 3 से भाज्य है तो कुछ ना कुछ मतलब पूर्णांक तो मिलेगा ही ना। तो पी भी हम इसको भाज्य दे रहे हैं, मतलब पी जो हमारे पास है ये 3 से भाज्य है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास K1 मतलब आ रहा है, मतलब इसमें 3 से पी में भाग देने पर हमारे पास क्या आ रहा है, K1 आ रहा है, K1 आ रहा है। अब हम यहाँ से P का मान निकाल लेंगे। तो P का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम P का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से P बराबर ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास 3 और K1 हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये जो हमारे पास P का मान आया है, P का मान सीधा उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P का मान हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो इसको शायद हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 नहीं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे P का मान, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर हो रहा एज इट इज रहेगा इजकल टू P स्क्वायर है। तो P का मान हमारे पास क्या है 3K1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, बटा में हमारे पास 3 है तो 3 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारे पास Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, K1 का स्क्वायर K1 ही हो जाएगा। अब बटा में 3 है तो 3 हो गया, 3 एक ने 3, 3 3 का 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q स्क्वायर बराबर 3K1 स्क्वायर आ गया K1 स्क्वायर। अब हमारे पास जो K1 स्क्वायर है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, K1 स्क्वायर का मान हम निकाल लेंगे। तो इस 3 को हम इक्वल टू को उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उधर भेजेंगे उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा K1 स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 3 उधर आएगा तो Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास सेम जो लाइन यहाँ पर लिखा था कि P स्क्वायर जो 3 से भाज्य है, P भी 3 से भाज्य होगा, सेम वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि P स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है तो Q भी क्या हो जाएगा 3 से भाज्य होगा। सेम जो यहाँ पर हमने लाइन लिखा था वही हम अब लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि Q स्क्वायर 3 से भाज्य है,
क्या है, 3 से भाज्य है। तो जब क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 3 से भाज्य होगा। तो क्यू भी 3 से भाज्य है। 3 से भाज्य है, तो जब हमारे पास भाज्य है तो 3 से भाज्य है, तो मतलब 3 को पी क्यू में 3 से भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि क्यू स्क्वायर मतलब इसमें हम भाग देंगे, क्या भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास K2 आ जा रहा है। मतलब क्यू स्क्वायर से 3 से भाज्य है तो भाज्य है तो मतलब भाग इसमें जा रहा है, तो भाग जब जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ मान तो आएगा, तो K2 हमने मान लिया। अब हम यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 जो हमारे पास है इक्वल टू किधर आएगा तो गुणा में, भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और K2 हो जाएगा। और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब हम कहेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, P इक्वल टू 3K1 और Q बराबर हमारे पास क्या है 3K2 है। K2 हमारे पास है। तो इन दोनों समीकरणों को आप देखिए, इन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास 3 आ जा रहा है। तो इन दोनों का यदि P और Q का हम HCF निकालें तो हमारे पास HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास HCF हमारे पास 3 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर लिखा था कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए, और P और Q का HCF मतलब 3 जो है दोनों में आ रहा है, तो HCF हमारे पास हो जाएगा। तो जब हमारे पास 3 हमारे पास इसका HCF है P और Q का, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं होगा। और सहभाज्य संख्या होता है तो ये P मतलब परिमेय संख्या होता है, तो सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है कि जो हमने 3/√3 परिमेय संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर तो जगह नहीं है लेकिन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचकर, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है या असत्य है, वही बात होता है। तो गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। और सेम टू सेम जैसे मैंने ये सॉल्व किया है वैसे ही आप सेम, ये जो हमारे पास 10वां नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सेम इसी के जैसा करना है। बस ये आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ क्या करना है, आपको 2 रख देना है, और सेम हमारा 10वां नंबर सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप 10वां नंबर सवाल आप होमवर्क में कर लेंगे। 10वां नंबर सवाल आप होमवर्क में कर लेंगे। और आज के वीडियो में इतना है, और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।